और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय मनमोहन श्यामल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में महामंत्री रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय बैजयंत पांडा जी, हमारी यहाँ की प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री बहन डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री विशेष टुडू जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे भारत सरकार में और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय जुगल ओरांव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र देवी सिंह देवी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय बसंत पांडा जी, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे यहाँ के विधायक सम्माननीय प्रदीप्त गायक जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद संगीता सिंह देवी, जिला के अध्यक्ष कालाही देवेंद्र मोहंती जी, सौरभ पाठक जी, हमारे नौपाड़ा के अध्यक्ष, सभी विधायकगण, सांसदगण, समस्त पदाधिकारीगण, स्थानिक मंच और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में एकत्र आए, नुआपाड़ा संख्या में, इतनी गर्मी में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ जय जगन्नाथ का नारा लगाएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को नमन करते हुए और बहुधा रथ यात्रा को प्रणाम करते हुए और आज मानेकश्वरी मंदिर में जाकर नमन करते हुए हमारे यहां उड़ीसा के समाज सुधारक मधुसूदन दास जी को नमन करते हुए, बख्शी जगबंधु जी को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, प्रताप श्यामल जी ने, बैजयंत पंडा जी ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें बताई। मुझे खुशी है कि मैं आज उड़ीसा के वीर भूमि, शौर्य भूमि और साहस की भूमि में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ऐसी पवित्र भूमि को जहां से आज भारत के प्रथम नागरिक, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनकर के सुशोभित कर रही हैं भारत के गणतंत्र को, ऐसी पवित्र भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब मैं उड़ीसा को याद कर रहा हूं तो सच में कुछ दिन पहले जो ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें प्रधानमंत्री खुद आए, हमारे भारत सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उसमें राहत कार्य में अपने आप को जोड़ा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहत कार्य में पूरा योगदान किया, हमारे मनमोहन श्यामल और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम तत्परता से लगी रही, लेकिन हमारे उड़ीसा के भाइयों ने जो हताहत हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले और इसके साथ साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये अमृत काल है और अमृत काल में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया और वो लक्ष्य है कि हम विकासशील देश अब नहीं कहलाएंगे, आने वाले समय में हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे और विकसित राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। और इसलिए दिन रात मेहनत करके वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए वह दुनिया में भारत की थाथी, भारत का डंका, भारत की ताकत, इसको बताने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। आज हमें खुशी है, आज से 2 दिन पहले वो अमेरिका की धरती पर गए। उन्होंने अमेरिका में टॉप जो दुनिया के जाने माने आर्थिक जगत से संबंध रखने वाले नेता रहे, उनके साथ मुलाकात की। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नेतृत्व में, उनके नेतृत्व के कौशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है, एक नई ताकत दी है। और इसीलिए आज से 2 दिन पहले हमारे मशहूर नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा, वह दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली होता है जिस दिन मैं कुछ नया सीखता हूं। और आज मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है, मुझे एक नहीं अनेकों नई बात जानने का मौका मिला है और भारत के विकास का आधार कार्ड भी समझने का मौका मिला है। ये हमारे पॉल रोमर साहब बोलते हैं। उसी तरीके से दुनिया के एनालिस्ट रे डालियो बोलते हैं कि यह भारत का समय है, यह मोदी जी का समय है। उसी प्रकार से नील टायसन कहते हैं कि आसमान, नीला गगन मोदी जी की सीमाएं नहीं है, इस आसमान से भी ऊपर असीमित है मोदी जी का कौशल और मोदी जी का नेतृत्व। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बॉस कह के संबोधित करते हैं। कोई कहता है आई एम फैन ऑफ मोदी जी, कोई कहता है मोदी जी इज ए ग्लोबल लीडर, कोई कहता है मोदी जी यू आर दी हीरो, कोई कहता है मोदी जी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, बदलाव के आप माध्यम हो, और कोई कहता है मोदी जी आप महान देशभक्त हो। ये दुनिया के लोग मोदी जी को अलंकृत करते हुए दुनिया की हर देश अपने अपने तरफ से सबसे बड़ा सम्मान देकर के मोदी जी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब दुनिया में मोदी जी की वाहवाही हो रही है, उनकी प्रशंसा होती है, कोई बॉस बोलता है, कोई हीरो बोलता है, कोई सोशल रिफॉर्मर बोलता है, तो यहां हमारे कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ होती है। उनको पसंद नहीं आता कि देश का नाम हो रहा है, उनको पसंद नहीं आता कि देश की प्रशंसा हो रही है। कोई नेता मोदी जी को सांप कह करके चर्चा करता है, कोई बिच्छू बोलता है, कोई नीच बोलता है, कोई अनपढ़ बोलता है, कोई चाय वाला बोलता है। उनको मालूम नहीं है कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार मोदी जी के साथ है, इस बात को हमको याद रखना। इसलिए जितना तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, दुनिया में उनकी प्रशंसा लोग करेंगे, और मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे देश को, वो सबके सामने है। लेकिन हां, कांग्रेस भी अपनी नियति और नीयत पर काम कर रही है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ, मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल
कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है, उनकी दुकान बंद कर दी। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। कैसी राजनीति, वंशवाद। मोदी जी ने नई संस्कृति देश को दी है, देश को वंशवाद से निकालकर विकासवाद के रास्ते पर खड़ा किया। मोदी जी ने भारत को नई राजनीति दी है, नई संस्कृति दी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके विकासवाद की ओर खड़ा किया। और मोदी जी ने नई राजनीति को जन्म दिया है, ये वोट बैंक की राजनीति से निकालकर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे जो करेंगे, जो नहीं भी कहा होगा वो भी करके देंगे, ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति रखी। आज मुझे खुशी हो रही है, पिछले 9 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए हाईवे पर, रेलवे पर, एयरवे पर, मेट्रो पर खर्च हो गए। 18 लाख करोड़। इस साल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, 9 साल के अंदर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 54,000 किलोमीटर बन गए हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, 616 किलोमीटर, 616 किलोमीटर मेट्रो रेल बन गई है। आपको जानकर खुशी होगी, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिन में 5 किलोमीटर बना करता था 2014 में, आज यही रेलवे मार्ग 5.6 किलोमीटर बना करता था, आज रेल की पटरी प्रतिदिन 14.3 किलोमीटर बन रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि 12 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन बना करता था, आज 29 किलोमीटर प्रतिदिन राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र को समर्पित हो रही है। यह बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 नए एयरपोर्ट बना करके दिए, और यह भी हमारे विकास की एक मिसाल। आज जो बाइडेन साहब भारत को प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, पिछली रात आपने टेलीविजन पर देखा होगा। आपको मालूम है, भारत में यह बदलता भारत 470 एयरबस बोइंग, जिसमें 200 बोइंग है और 270 एयरबस है, इसका ऑर्डर भारत ने दिया है। भारत ने 470 बोइंग और एयरबस। जो बाइडेन क्या कहते हैं कि हमारे यहां इससे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और 44 राज्यों में हमारे आर्थिक विकास होगा। ये आज भारत देने की स्थिति में आया है। मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो हस्ताक्षर करते समय वहां उपस्थित होते हैं, और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि रोल्स रॉयस की आप इंजन हमसे ले रहे हो। वो समय दूर नहीं है जब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 3री नंबर की अर्थव्यवस्था
बन जाएगा। आज ये भारत की छवि बनी। मित्रों, मैं विकास की बहुत से आपको आयाम बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम और किसी ने नहीं किया। 9 सालों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया है। यह भी हम आपको बताना। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं क्यों कहता हूं कि उड़ीसा इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट। आप सोचिए, 23 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, उसमें से 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न प्राप्त कर रहे हैं। क्या है, कहां पहुंचा दिया? 23 साल से तुम राज कर रहे हो, और मोदी जी ने यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण जो भारत की गरीबी 22% पर खड़ी थी, उसको घटा करके 10% से भी कम कर दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है। 1% से भी नीचे। यह है बदलता भारत। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, 4 करोड़ घर दिए गए। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और यहां भी आप 72 लाख घर सैंक्शन हो गए। 72 लाख घर, 29 लाख घर बनने का प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी एक तरफ 75 लाख घर उड़ीसा को देते हैं, तो वहीं यहां पर घोटाले पे घोटाला होता है और पात्र को नहीं मिलता है, और जो पात्र नहीं है उसको दिया जाता है। यह घोटाला होता है। मैं चाहूंगा भारत सरकार इंक्वायरी बैठाए। मैं गिरिराज जी से बात करूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। उड़ीसा के लोगों को जो पात्र हैं उनको घर मिलेगा, और जो भ्रष्टाचार जिसने किया है उसको जेल भेजा जाएगा। यह व्यवस्था की जाएगी। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में भी 11 करोड़ टॉयलेट बने, और 11 करोड़ टॉयलेट में से 71 लाख टॉयलेट हमारे उड़ीसा में बने। यानी सोचिए 9 साल पहले क्या स्थिति थी। 71 लाख इज्जत घर, मतलब 71 लाख बहनें अपने दैनिक जीवन के क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। कैसा भारत था, कैसा उड़ीसा था। आज 11 करोड़ लोगों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर 71 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा की बहनों को किया है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में 9.9 करोड़ यानी 9 करोड़ 90 लाख लोगों के घर में 9 करोड़ 90 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है, जिसमें 51 लाख उड़ीसा में घरों में पानी पहुंचाया गया है। आयुष्मान भारत में 11 करोड़ लोगों को जोड़ा गया। लेकिन यहां पर हमारे नवीन बाबू ने कहा चाइना चाहिए नहीं, हम आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देना चाहते हैं। लेकिन नवीन बाबू नहीं चाहते कि उड़ीसा की जनता को मोदी जी का हेल्थ कवर पहुंच सके और आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है, और 32 लाख लोग हमारे यहां के उड़ीसा के हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है। ये भी आप ध्यान रखें।
मित्रों और विशेष करके पत्रकार बंधु, मैं चाहूंगा कि दुनिया में ये जो कांग्रेसी हैं ये निशुद्ध अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं और ये गलत तरीके की राजनीति करने कर भ्रामक चीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गरीबी। मैंने आपको बता दिया 1% से कम आ गई अति गरीबी, 10% से कम आ गई गरीबी। ये कहते हैं महंगाई। महंगाई, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं और मेरे भाइयों नोट कर लेना। दुनिया में कोरोना की मार पड़ी, दुनिया में यूक्रेन के लड़ाई का मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा, लेकिन आप आंकड़े सुन लो। फ्रांस में ग्रोथ रेट 6.8% है, यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.9% है, ब्राजील का 4.6% है, कनाडा का 4.5% है, साउथ कोरिया का 4.1% है, जर्मनी का 2.6% है, ऑस्ट्रेलिया का 2.2% है और भारत का ग्रोथ रेट 8.7 पर खड़ा है, 8.7 पर खड़ा। पत्रकार बंधु, मेरे आंकड़ों को नोट करके इन कांग्रेसी अनपढ़ों से पूछना कि तुमको ग्रोथ रेट समझ में आता है। मैं आपको महंगाई समझाता हूं, इन्फ्लेशन, जिसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। फ्रांस का इन्फ्लेशन 5.1%, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का इन्फ्लेशन 4.9%, यूरो एरिया का 6.1%, ऑस्ट्रेलिया का 7%, इटली का 7.6%, यूनाइटेड किंगडम का 8.7% और भारत का इन्फ्लेशन 4.2% है, 4.2। मैं आपको खाद्य सामग्री के इन्फ्लेशन के बारे में भी बताना चाहता हूं, वो भी सुन लीजिए। फ्रांस का खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री का इन्फ्लेशन, महंगाई, फ्रांस की 14.3%, यूनाइटेड स्टेट्स की 6.7%, जर्मनी की 14.5%, यूरोप की 16.41%, स्वीडन की 16.86%, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की 19%, पाकिस्तान 48.65% और भारत 2.9%, 2.9%। यह है बदलता भारत। आओ मेरे साथ, मैं कांग्रेसियों को कहूंगा, आओ मेरे साथ चर्चा करो, आंकड़ों के साथ करो। आज अमेरिका बोल रहा है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट देने का काम भारत कर रहा है और भारत में जिस तरीके से विकास की नई गंगा बह रही है, हम विकास को दर को बढ़ा रहे हैं। ये अनपढ़ कांग्रेसी नहीं जानते कि जब इकोनॉमी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और रोजगार भी मिलता है, रोजगार के साधन भी मिलते हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बैंक कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था खड़ी है, तो वो भारत की खड़ी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं अब अगर उड़ीसा की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बताइए पुरी के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए कटक के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए उड़ीसा में सारे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है? उड़ीसा के सारे रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। जल जीवन मिशन में 3,323 करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से आपको परमानेंट कैंपस जो है उसका फाउंडेशन स्टोन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संबलपुर में रख दिया गया है और उसमें भी 401 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें 1,582 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
भुवनेश्वर में वह भी आज विराजमान होकर के खड़ा है। मैं हमारे धर्मेंद्र जी को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उड़ीसा को मोदी जी ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बना करके दिया है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी संबलपुर में बना करके दिया है। गति शक्ति में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल दिया है। और उसी तरीके से 104 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं, जिसमें 32 स्कूल फंक्शनल हो गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने आपको 7 मेडिकल कॉलेज दिए थे। 7 मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 4 फंक्शनल हो गए हैं, 3 फंक्शनल हो गए हैं और 4 को जल्दी से फंक्शनल हो जाएंगे। हमारे बालासोर 189 करोड़ रुपीस का, बारीपादा मयूरभंज 189 करोड़ का, बोलंगीर 189 करोड़ का, कोरापुट ये भी 189 करोड़ का, पुरी में 189 करोड़ का, जाजपुर में 250 करोड़ का और कालाहांडी में आपके यहां 325 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। 325 करोड़। ये है हमारा रिपोर्ट कार्ड, ये है छाती ठोक के बोलने की ताकत, ये है हमारे नेताओं की ताकत, जिन्होंने बोलांगीर के लिए भी, जिन्होंने कालाहांडी के लिए भी, जिन्होंने उड़ीसा के लिए भी विकास में मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को नए आयाम देने का काम किया है। तो वो एनडीए की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं रेलवे की लाइन की कमीशन बताऊं तो आज 1135 किलोमीटर उड़ीसा में ही रेलवे लाइन बना है। लेकिन मुझे मित्रों दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और वो ये कहना पड़ता है कि आज मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पीछे भी आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उड़ीसा चला कौन रहा है, यहां नेता कौन है, मालूम नहीं। नेता चला रहे हैं या अफसर चला रहे हैं, मालूम नहीं कौन है, किसकी चलती है। मैं अपने एमएलए से पूछ रहा था, बोला आप हमारी बात तो छोड़ दो, यहां तो बीजू जनता दल के एमपी और एमएलए की कोई नहीं सुनता, सिर्फ अधिकारी राज कर रहे हैं और अधिकारियों को पूरा सबलेट कर दिया है। नवीन बाबू ने पूरा सबलेट कर दिया। द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन has been outsourced। ये आउटसोर्स हो गया है। यस यस यस, बाकी हस्ताक्षर करते रहो। चला कौन रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता मंच से, लेकिन